अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, अगर आपका स्कोर 40 से 50 नंबर के आसपास या 100 नंबर से कम के बीच में स्टक है, अगर आपको लगता है कि फिजिक्स इंप्रूव करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट थिंग दैट यू शुड डू राइट नाउ, जो आपको करना चाहिए, जिससे आपकी फिजिक्स ना सिर्फ इंप्रूव होगी, बल्कि एग्जैक्टली आपको जो आपका मेन गोल है एग्जाम क्लियर करना, वो भी हो पाएगा। सो हेलो, आई एम डॉक्टर सौरभ जैन एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिक्स कैसे इंप्रूव करनी है। सो देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं, जो क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर फिजिक्स में हमारे स्कोर जो है स्टक है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। और एक चीज़ जो मैंने वो बच्चे खासकर जिनके फिजिक्स वीक है उनमें देखी है, उन्हें फॉर्मूलेज ही याद नहीं होते, उन्हें फॉर्मूलेज ही भूल जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वो फार्मूला, कई बार जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो भी फार्मूलाज भूल जाते हैं, और वो एग्जाम हॉल में बैठ के डिराइव करने लगते हैं फार्मूला कि यहाँ से इसके बाद ये होगा और इसका आंसर ऐसे निकल जाएगा। आई वुड सजेस्ट सबसे पहला काम एज ए नीट एस्पिरेंट आपका होना चाहिए कि फॉर्मूलेज आपको याद हों, जिसके लिए आपके पास हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने के बाद ना फिजिक्स का गेम ही कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। अगर फॉर्मूला आपको रटे हुए हैं तो 99% टाइम आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो नीट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक फार्मूला यूज़ होगा, दो फार्मूला यूज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तीन फार्मूले लगने के बाद क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। सो वॉट यू विल डू इज़ दैट, आप हर एक चैप्टर की जिसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उस चैप्टर की आप एक फार्मूला शीट बनाओगे। सबसे पहला काम आप जो करोगे वो है फॉर्मूलेज याद करना, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे। अब देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो एक स्ट्रैटेजी जो हरदम काम करती है वो एग्जाम हॉल में भी काम करती है और अभी भी काम करेगी जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो है कि जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो सबसे पहले अपने पास ये नोट डाउन करो कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है एग्जैक्टली वो अपने पास अगर आप एक जगह लिख लेते हो ना, और आपको फॉर्मूलेज याद हैं, तो क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसको देख करके आपको मोटा मोटा ये समझ में आने लगता है कि बेसिकली ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं तो गिवन की वैल्यू देख करके आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि मेरे पास ये दो वैल्यूज़, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, इस फॉर्मूले में ये चार चीज़ों की ज़रूरत है, तो मुझे डेफिनेटली तीसरी चीज़ कहीं से लानी पड़ेगी, तब जाके मेरा फाइनली आंसर निकल पाएगा। और मोस्टली फिजिक्स नीट लेवल के ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको फॉर्मूला पता हो कि क्या पुट होना है, और ये चीज़ आपकी ईजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस और मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पर डेफिनेटली वर्क करती ही करती है। बहुत टफ क्वेश्चन अगर आ जाएगा, जैसा नीट 2025 में हुआ था, तब आपको उस क्वेश्चन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इतने टफ क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको उसमें बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू राइट डाउन फॉर्मूलाज। एक जगह पे फॉर्मूलाज लिखो, उन फॉर्मूलाज को आप याद करो और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो। अब देखो, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हो तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ये गलती करते देखी है कि वो सीधे टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं, जहाँ से भी आपने फिजिक्स का वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, पहले उसके जो आपको सर ने कॉपी में क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे, पहले उनको सॉल्व करो, क्योंकि उसका सॉल्यूशन आपके पास स्टेप बाय स्टेप है। उसको आप सॉल्व करोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप जाओ सबसे पहले ईजी लेवल ऑफ क्वेश्चन पर। सबसे पहला आपका काम है इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन करना। आप क्वेश्चन जैसे ही करना शुरू करोगे इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन करना शुरू करते ही समझ में आ जाएगा कि आपको इजी क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। जैसे ही 10-20 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, अगर आपको लगता है कि इजी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जा रहे हैं सॉल्व, तो डेफिनेटली आप फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ईजी लेवल ऑफ क्वेश्चन ही आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो आपका पहला काम है कि पहले ईजी क्वेश्चन को स्मूथ करो, पहले उनको सॉल्व करना शुरू करो। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधे पहले उनको सॉल्व करना शुरू करो। जब उनमें एक आपकी पकड़ आ जाएगी, तब आप धीरे से फिर मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इजी क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो उससे हार्ड, उससे ऊपर के लेवल पे क्वेश्चंस जाने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट डू इजी क्वेश्चंस, अगर वो आपको इजीली हो पा रहे हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन पे जाओ। जब मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन भी आपसे बनने लगे ठीक ठाक और स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाए, तभी आप 2-4-10 टफ क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो सीधे टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे, टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और उस बेसिस पे वो नीट क्लियर कर लेंगे, वो बहुत बड़ा अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं, क्योंकि फिजिक्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। ये बात आपके इंटेलिजेंस की नहीं है, बात अमाउंट ऑफ लिमिटेड टाइम की है, जो हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। फिजिक्स आप एक दिन भर में अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो, फिजिक्स आप 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। यू हैव टू गिव योर हाफ ऑफ द टाइम, कम से कम 50% ऑफ द टाइम आपको देना है बायो को। 2 घंटे का टाइम आप केमिस्ट्री को दोगे तो 2 घंटे का टाइम ही आप फिजिक्स को दे सकते हो। अब अगर आपके पास दिन भर में फिजिक्स करने के लिए सिर्फ 2 घंटा ही अवेलेबल है, आज से लेके 5 महीने का भी अगर आपके पास टाइम है, 150 दिन का टाइम भी आपके पास अवेलेबल है, तो मुझे ये बता दीजिए फिजिक्स में आप क्या क्या कर पाओगे। यू हैव टू नॉट ओनली कंप्लीट योर सिलेबस, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको उसी टाइम पर उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको अपने पास एक शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट बना के रखनी है, ताकि उस चैप्टर को आप रिवाइज कर पाओ। और लास्ट के 2 महीने में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, फिजिक्स को रिवाइज करके जाना है, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाओ। इतना कुछ करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को ईजी या मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे ही रखें।
बहुत टफ चैप्टर्स जो हैं, जो आपको समझ में आता है कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, नहीं हो पा रहे हैं आपसे सॉल्व, उनको आप छोड़ दें। बल्क ऑफ द फिजिक्स जहाँ से जो हमारा पेपर बनता है, क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसके भी जो ईजी चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गया, आपके लॉजिक गेट्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, आपके 11th के अगर हम पोर्शन की बात करते हैं, ग्रेविटेशन हो गया, या वो चैप्टर्स खास करके एसएचएम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जहाँ से बल्क ऑफ द क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको करना थोड़ा सा ईजी पड़ता है। और जो बहुत ज़्यादा टफ आपके टॉपिक्स हैं, 1D 2D वेक्टर्स और आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, जहाँ से आपके क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन वो टॉपिक्स करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उन पर आप टाइम ना दें। आप क्लास 12th के और वो टॉपिक्स जो आपको ईजी पड़ते हैं करना, उनको आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम दें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप उन टॉपिक्स की जहाँ के क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आप कम टाइम में वहाँ से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। फिजिक्स 2025 के भरोसे अगर चलोगे तो आप ना फिजिक्स से तो हाथ धो ही बैठोगे, आप पूरे सिलेक्शन से भी हाथ धो बैठोगे। अगर आप फिजिक्स लेके चलते हो मॉडरेट लेवल की, जैसी इससे पहले आती रही थी, तो फिजिक्स आपकी किसी भी लेवल की आ जाए एग्जाम में 2026 में, चाहे टफ आ जाए, चाहे इजी आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए, आप पेपर को मैनेज कर ले जाओगे, क्योंकि आपने तैयारी करी है एक नीट के बच्चे के हिसाब से, आपने एक आईआईटी लेवल के बच्चे के हिसाब से तैयारी नहीं करी। आपका गोल होना चाहिए नीट का एग्जाम पे फोकस करना, ना कि आईआईटी लेवल ऑफ फिजिक्स पे फोकस करना। सो माई मेन मैसेज इज़ फोकस ऑन फिजिक्स, लेकिन टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, जितनी एग्जाम में आपको काम में आएगी। अब देखो कुछ गलतियां और जो बच्चे करते हैं, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स और आपके यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये वो चीज़ें हैं जो कई बच्चों को आती ही नहीं है या उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। आई वुड सजेस्ट फिजिक्स अगर बाकी आप कर तो रहे हो, लेकिन उससे पहले अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम है तो 3-4 दिन का टाइम अलग से निकाल के 2-2 3-3 घंटे आप पहले इनकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। इससे आपकी पूरी ओवरऑल फिजिक्स जो है वो आपको ईजी पड़ेगी। कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल हमारे बेसिक्स होते हैं, जिनको सॉल्व करना आपको आसान पड़ेगा। ओके, अगर आपको कट ऑफ कम रिक्वायर्ड है, अगर आपको लगता है कि कम कट ऑफ में आपका काम चल जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एडमिशन दिला सकते हैं, आपका काम चल जाएगा, तो मेरी पहली सलाह होगी कि बायो और केमिस्ट्री को अच्छा करो। बायो और केमिस्ट्री की कीमत पर आप फिजिक्स नहीं कर सकते। फिजिक्स आप कितनी ही कर लो, फिजिक्स आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगी, सिलेक्शन बायो और केमिस्ट्री ही दिलवाएगी। फिजिक्स पे आपको तभी जाना है जब बायो और केमिस्ट्री आपकी अच्छी है। अब अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, अगर आपकी बायो और केमिस्ट्री पे आपकी ग्रास्प है, बायो आप मैक्सिमम टाइम 360 में से 360 स्कोर कर रहे हो, 350 स्कोर कर रहे हो, केमिस्ट्री में अगर मैक्सिमम टाइम आपका 150, 160, 170 नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री भी आपकी ऑलरेडी कवर्ड है, तो फिर डेफिनेट बात है कि फिजिक्स में भी आपके आराम से 100, 120 आ रहे होंगे। और अगर तब आप जाते हो फिजिक्स पे, क्योंकि आपकी बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तब आप जाते हो फिजिक्स पर, तब आप फिजिक्स पे थोड़ा सा हायर लेवल पे जा सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप पहले अपना पूरा सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट करो, और जो इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है जो मोस्टली आते हैं, ताकि आपको पूरा सिलेबस आपका कवर्ड हो जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ करो, और फुल सिलेबस पेपर्स की तरफ आप जा पाओ। तब भी मैं आपको सलाह दूंगा, इवन आप बहुत इंटेलिजेंट हो तब भी मैं आपको सलाह दूंगा कि बहुत टफ लेवल ऑफ फिजिक्स की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि उससे हमारी पूरी तैयारी हैम्पर्ड होती है, उससे हमारी बायो और केमिस्ट्री पे इफेक्ट दिखना शुरू होता है। फिजिक्स के 2 क्वेश्चन सही कर लेना आपको हीरो तो बना देगा दुनिया की नज़रों में, लेकिन ओवरऑल कहीं ऐसा ना हो कि आप एम्स दिल्ली पहुंचने वाले थे और अल्टीमेटली आपको अपने स्टेट के किसी कॉलेज को लेना पड़े, आपकी जो आपने फिजिक्स में मेहनत की वो आपको कंपनसेट करना पड़े बायो के ख़राब रिजल्ट से। सो आई वुड सजेस्ट कि योर गोल शुड बी टू लुक एट ओवरऑल एग्जाम, नॉट टू सेटिस्फाई योर ईगो। फिजिक्स के पीछे मत भागो, भागो पूरे एग्जाम के पीछे। आपका गोल है मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना, आपका गोल फिजिक्स में पीएचडी करना नहीं है, अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद तो वैसे भी आपको फिजिक्स का कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। यू ओनली नीड टू स्ट्रेंथन योर मेमोराइजिंग वाला पार्ट। रटने की आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी होगी, जितना अच्छा से आप कर पाओगे, उतना ईजी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। और ड्रॉपर्स, आपको मेरी सलाह है, जिन लोगों ने पहले से लेक्चर्स देखे हुए हैं, जिनको ऑलरेडी पहले से एक बार पूरा किया हुआ है सिलेबस, उनको दोबारा फिर से पूरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपको वन शॉट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। किसने आपको कहा कि आपको दोबारा कोचिंग बार बार करने में आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है? यू नीड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तभी किसी फुल लेंथ वीडियो की तरफ जाओ जब आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और आपको दोबारा किसी कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। वीडियो देखना अपने आप में एक एडिक्शन है, जो आपको हेल्प करता है केवल अपने अंदर ये सेटिस्फाई करवाने में कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ, जबकि एक्चुअली उससे रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कितने ही वीडियोस देख लो, बार बार देख लो, दोबारा देख लो, अल्टीमेटली उससे आपकी फिजिक्स इंप्रूव नहीं होगी, केमिस्ट्री इंप्रूव नहीं होगी, इवन बायो भी इंप्रूव नहीं होगी। अल्टीमेट रिजल्ट कम्स when you are doing question practice. So don't watch videos again and again, even one shot वीडियो भी नहीं देखना है। जो टॉपिक आपको आता है, आपका पहले एक बार किया हुआ है, सीधे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जी जान लगा दो। जब क्वेश्चंस ना बनने लगे, जब आपके 60-70% क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, तो आपको वीडियोस देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 60-70% से क्वेश्चन कम सही हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं,
इन दैट केस ओनली आपको फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत है, और वो भी आप वन शॉट से अगर काम चल जाए तो पहले वन शॉट की तरफ ही जाना। और अगर फुल लेंथ वीडियो आपको देखना भी पड़ता है तो केवल उस पोर्शन का देखना जिस पोर्शन में आपको वीकनेस फील हो रही है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे आती नहीं है। बिकॉज पहले केवल हमारे पास लेक्चर्स होते थे ऑफलाइन, हमारे पास कोई ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था। बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल होने के कारण अब लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये आ गई है कि मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार वीडियोस देख सकता हूँ, और वीडियो देखने को ही उन्होंने अपने सेटिस्फेक्शन का एक ज़रिया बना लिया है बजाय क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को। यू नीड टू फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस इफ़ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड। ना कोचिंग आपको सेलेक्ट करवा सकती है, ना थ्योरी आपको सेलेक्ट करवा सकती है, आपकी खुद की मेहनत जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे की हुई है वो ही आपको सेलेक्ट करवा पाएगी। सो राइट नाउ जिनका बैकलॉग छूट गया है, जाने दो फिजिक्स का, जो आगे चल रहा है, जो अभी चल रहा है, केवल उस चीज़ पर फोकस करो, उस चीज़ को ढंग से कंप्लीट करते हुए चलो, आगे चलते चलो। आप कोशिश करो कि फरवरी तक एक बार आपकी फ़िज़िक्स हो जाए, क्योंकि मार्च और अप्रैल 2 महीने का टाइम बहुत सफिशिएंट मिलता है रिवाइज़ करने के लिए, जो चीज़ें छूट गई हैं उनको कवर करने के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। आज अगर आप हार्ड वर्क कर लेते हो बैकलॉग को देखे बिना, आप जितना कर पा रहे हो उतना आप करते चले जाते हो, तो आपको लास्ट में इतना टाइम मिलेगा, इतना ज़रूर मिल जाएगा कि जो चीज़ें आपकी छूट गई वो आप कवर कर सको। बट अगर अभी आप जो करंटली चल रहा है उसको नहीं पकड़ोगे, और अगर आपने खास करके बायो और केमिस्ट्री छोड़ दी, तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि क्या होता है, अभी बच्चे फिजिक्स पर पूरी जी जान लगाते हैं, फिजिक्स के लिए उनको टाइम भी मिल जाता है, वो करते जाते हैं ये सोच के कि बायो और केमिस्ट्री में बाद में कर लूँगा। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, खास करके जनवरी फरवरी के बाद, उनको फील होना शुरू होता है कि बायो केमिस्ट्री रह गई। फिर वो क्या करते हैं, फिजिक्स एकदम से ड्रॉप कर देते हैं, फिर वो पूरी जी जान लगाने की कोशिश करते हैं बायो और केमिस्ट्री पर। वो सोचते हैं कि मैं तो रटने वाला काम है, बहुत ईजिली रट लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बायो और केमिस्ट्री को रेपिटेशन चाहिए परफेक्शन लाने के लिए, और हमारे नीट के पेपर में बायो और केमिस्ट्री हमको परफेक्ट आनी चाहिए, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो पाता है। और जो चीज़ लास्ट में एकदम से नहीं हो पाती, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ समझ में तो आ रही होगी, लेकिन वो आपकी मेमोरी में नहीं रह पाएगी। सो यू नीड टू strategize things, you need to change your strategy, you need to change your approach। आप जो प्रायोरिटीज़ हैं आपको चेंज करनी पड़ेंगे, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको मेरे से डिस्कस करनी है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ, एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। आप मेरे से अगर डिस्कस करना चाहोगे तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू वेन एवर आई गेट टाइम। बट या आप अपनी स्ट्रैटेजी वहाँ मुझसे शेयर कर सकते हो, जो भी मुझे लगेगा कि चेंज करना चाहिए वो मैं डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू। सो आई होप आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे। अगले 5 महीने लगे रहना है, सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करनी है, अपने इंटेलिजेंस को अपनी वीकनेस नहीं बनने देनी है। फिजिक्स के पीछे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमको बायो करनी है, हमको केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स हमको उतनी ही करनी है जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए, या अगर हमारे बाकी 2 सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं तभी हमको फिजिक्स के पीछे जाना है, ताकि हम टॉप रैंक ला सकें। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन गेट सिलेक्टेड। अगर आप अपनी अप्रोच उल्टा रखोगे, फिजिक्स के पीछे भागोगे, बायो केमिस्ट्री छोड़ोगे, फिजिक्स तो आपकी हो जाएगी लेकिन आप सिलेक्शन से हाथ धो बैठोगे। तो चेंज योर अप्रोच, चेंज योर स्ट्रैटेजी, कीप वर्किंग हार्ड, यू कैन डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड। बिकॉज बायो और केमिस्ट्री करना आसान है, थोड़ा सा टाइम अपना डाइवर्ट उस तरफ ज़्यादा करो बजाय फिजिक्स के। थैंक यू।